हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th। क्यों सर? क्योंकि ये क्लास 10th में दोबारा से आएगा, दोबारा देखने मिलेगा आपको ये। क्योंकि क्लास 10th में जहां से आपका 9th जहां खत्म होगा ना पॉलिनोमियल्स का, वहीं से क्लास 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है। मतलब ये आपका पार्ट 1 है और वो आपका पार्ट 2। तो ये आपको आना चाहिए, तभी आपको 10th वाला पॉलिनोमियल समझ में आएगा। समझे? अब ऐसा नहीं कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ी बहुत चीजें ये आनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स है। और अगर आज तक आपने पॉलिनोमियल का आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप थोड़े जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीजें आज के दिन हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे बने रहें और सारी चीजों को नोट खुद से बनाना, एक एक चीज नोट डाउन करना है। क्लियर सब? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे विथ इंट्रोडक्शन। ये हमारा आज के टॉपिक्स है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं सर जी? तो हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का होता है, ठीक है। अब फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना चाहिए आपको। अब फिर फैक्टराइजेशन, और फिर लास्ट में आप पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर का ना सबसे मेन हिस्सा जो है यही हो जाता है, और ये बच्चों को बहुत पकाता है, बहुत। उनको इससे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि फॉर्मूला याद रहते नहीं है। फॉर्मूला अगर याद हो भी गए सर मान तो उसको आज भी याद करूंगा, आज हो जाएगा, 2 दिन आप पूछोगे फिर भूल जाऊंगा मैं। उसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, तो वो चीजें भी अपन यहाँ पे देखेंगे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। डन सर? तो शुरू करें, अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल का बताना चाहूंगा, कांस्टेंट्स क्या होते हैं सर और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो क्वांटिटी और पैरामीटर दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमेशा जितने भी सारे नंबर्स हैं, नंबर्स को कांस्टेंट कहा जाता है। 5 6 7 8 9 10, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल, सिंबल कह लो या फिर कोई भी लेटर कह लो आप, दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, जिसका वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि x में से 2 माइनस करने पे आपका आंसर 0 आना चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x = 2, क्योंकि -2 को उठा के आप यहाँ पटक देंगे और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। और अगर मैंने कहा कि x - 3 = 0 कर दो, तो देखो बाबू -3 को उठा के जब यहाँ पटकोगे तो उनका x बराबर -3 से हो जाएगा +3। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे एक्चुअली 2 आ रही, दोनों अलग अलग आ गया, रंग बदल दिया, है ना। सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदल दे रहा है, इसलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है, इसलिए वेरिएबल कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो कांस्टेंट वेरिएबल से 2 पार्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको बताया नहीं, देखो ध्यान समझो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने के लिए आपको जो है उसके अंदर, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल से, मान लो मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, इनटू कोई वेरिएबल कर दिया मैंने, और प्लस कर दिया कोई दूसरा मैंने नंबर ले लिया ऐसे। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें मैं लिखूंगा, है ना, सिर्फ 3 × x लिखा तब भी चलेगा, है ना, 5 × y कर दिया तब भी चलेगा। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लो आप 7x 7y कह दिया आपने, ये सारी की सारी चीजें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारी की सारी कैसे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि x और y दो है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अपना टॉपिक होता था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, हमें 1 वेरिएबल ही पढ़ना होगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाँ ऐसी चीज का एक्सप्रेशन कहा जाता है जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, बीच में प्लस माइनस के साइन हो। क्लियर? तो ये हो गए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को वेरीफाई, क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी हमें। क्लासिफाई, सर क्लासिफाई की जरूरत पड़ेगी क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं 3x लिख रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, 3x का स्क्वायर, चलो स्क्वायर छोड़ो, 3x + 2 लिख दिया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x का स्क्वायर + 2x - 5 लिख दिया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सारे के सारे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहला रहे हैं, तो इनमें जरूरत पड़ेगी ना क्लासिफाई करने की। जबकि हमें दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर तो सिर्फ एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 और ये 3 को टर्म है। सर कैसे होगा? क्लासिफिकेशन सीखनी पड़ेगी। तो आज क्लासिफाई करके देखते हैं यार क्या मिलेगा अपने को। तो क्लासिफाई करने पे हमें 4 टाइप के डिफरेंट टाइप आपको चीजें सीखनी चाहिए। क्या क्या? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोमियल। मोनोमियल के ब्रेक करोगे तो बोलेगा मोनो प्लस नोमियल, ठीक है। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। मतलब कि सर जो आप लिखे थे यहाँ पे 3x, ये एक टर्म वाला, इसको हम मोनोमियल कहेंगे, बिल्कुल मोनोमियल कहोगे, ठीक। 5x लिख दिया, 5y कह दिया, 7z कह दिया मैंने, ये सारे के सारे मोनोमियल है, एक ही टर्म है। चलो अच्छा, जरूरी क्या है? चलो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2x का पावर 7 कर दिया, ये भी मोनोमियल है क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कुछ आगे लिखा ही नहीं, एक ही टर्म है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया x का पावर 100, ये भी आपका मोनोमियल है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे डिग्री से फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इससे पड़ रहा है एक टर्म, सिर्फ एक ही होना चाहिए,
कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ एक, उसे मोनोमियल कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक्सप्रेशन में हैविंग ओनली टू टर्म्स है ना, बाइनोमियल को ब्रेक करेंगे तो बाई प्लस नोमियल। याद रहे मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, ये मोनो है सिंगल है तुम्हारी तरह है, ठीक है। नोमियल का मतलब होता है टर्म, तो सिंगल टर्म कह लो। बाई मतलब होता है दो, बाई समझते हो, ये वो काम वाली बाई नहीं है ना, बाइनोमियल वाली बाई है, ठीक। तो बाइनोमियल वाली बाई का मतलब होता है दो, और आपको जो है बाइनोमियल अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। आगे आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक चैप्टर आता है 11th क्लास में मैथमेटिक्स का, इसलिए बाइनोमियल पे खास ध्यान रखना, ठीक है। तो बाइनोमियल मतलब इसमें दो टर्म्स आ जाए, जितने भी आप x प्लस वाई के फॉर्मूले पढ़ते हो ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सभी बाइनोमियल होते हैं, क्योंकि x और y दो टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे बाइनोमियल के पार्ट है। An expression having only two terms is called binomial, ठीक है। एग्जांपल दे दो सर, तो लिख दो 3x - 2 लिख दो, है ना। आप कर दो यहाँ पे y का क्यूब माइनस 100 कर दो, कुछ भी, बस दो टर्म होने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 100x का पावर 99 प्लस 87 कर दो, देखो ये भी हो गया बाइनोमियल, क्योंकि ये एक टर्म और ये दो टर्म, ये सारे के सारे बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल मतलब तीन तीन होने चाहिए, ट्राई मतलब हो गया तीन और नोमियल मतलब टर्म, आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे तीन टर्म, यहाँ पे क्या है दो टर्म। नोमियल का मतलब होता है टर्म होता है सर, ठीक है, समझे क्या। एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, सिर्फ तीन टर्म्स, यानी 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बन गया आपका ट्राइनोमियल। फिर ऐसे कुछ भी लिखो जो समथिंग 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 आए, तीन टर्म्स आ जाए, बन जाएगा आपका ट्राइनोमियल। बीच में प्लस हो माइनस हो चल जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है क्या। फिर पॉलिनोमियल क्या होता है सर, देखो पॉलिनोमियल में डेफिनेशन में क्या लिखा है, तो पॉलिनोमियल में मैंने लिखा है पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या होता है सर मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, ये बात तो पता ही है अभी से। तो सर पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, एग्जैक्टली वही होता है मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। एंड एक्सप्रेशंस हैविंग वन और मोर देन वन टर्म्स, सर एक टर्म होगा तब भी पॉलिनोमियल होगा, हाँ होगा, दो टर्म होगा तब भी पॉलिनोमियल बिल्कुल होगा। तो सर ये फिर बाइनोमियल काहे लिखे हैं यहाँ पे, मोनोमियल काहे लिए पढ़ा दे, देखो ध्यान से समझो। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये उनके पेट नेम है। पेट नेम मतलब उन्हें प्यार से बोला जाता है, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में तो एक ही टर्म है तो उसको मैं मोनोमियल भी बोल सकता हूं, और पॉलिनोमियल तो बोलूंगा ही बोलूंगा, ठीक है। दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है लेकिन उसका एक और नाम है बाइनोमियल भी कह सकता हूं। तीन टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है लेकिन उसके लिए भी एक और नाम है, क्या, ट्राइनोमियल। लेकिन चार टर्म वालों के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं रखा, हमने सिर्फ टॉप 3 के नाम रखे। मतलब ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, बट क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है इसलिए पॉलिनोमियल भी बोलेंगे और इसको मोनोमियल भी कहेंगे। इसका निकनेम समझ लो आप, निकनेम समझ में आता है, प्यार से बुलाते हैं पॉलिनोमियल को, प्यार से मोनोमियल कह दिया, क्यों, क्योंकि एक टर्म था। ये ऐसी बात है, क्लियर हो गई पूरी चीजें। चलो अब शायद हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्लियर हो गया यहाँ पे। पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ेंगे सर कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल। सर कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट का मतलब मैं आपको समझा दूं। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के आगे जो भी नंबर आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ लिख दिया 2, ये हो गया कोफिशिएंट। माइनस कर दिया 117x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -117। ध्यान रखना, सिर्फ 117 बोलना गलत होगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 18, तो इससे हम कहते हैं कोफिशिएंट। और जो सबसे आगे होता है, सबसे आगे है ना, जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं उसे अपन, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, क्लियर रखना, ठीक है। और जो लास्ट में बचता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। सर जी कांस्टेंट टर्म मतलब इसका एक और नाम बता दूं आपको, देखो इसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म, डन। कांस्टेंट टर्म और एब्सोल्यूट टर्म ये सारे के सारे आपके हो गए, आपके कोफिशिएंट्स हो गए। बात समझ में आ गई क्या। कोफिशिएंट में आपको एक और एग्जांपल दे दूं क्या, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है ना, 11/3 एक्स क्यूब कर दिया मैंने, और कर दिया -19/7 एक्स का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ बबुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बताओगे 19/7। 19/7 गलत है, अरे -19/7 भाई, माइनस भी लेना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर 11/3, इसे हो गया। और ये हमारा लीडिंग कोफिशिएंट भी है क्योंकि सबसे आगे है। क्लियर हो गई बात है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखो मैंने अभी बताया था, हाईएस्ट पावर जो सबसे बड़ा होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने x का पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 17x प्लस 5, तो इनमें सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है 3, तो 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल की डिग्री।
अब इन्हीं डिग्री के बेसिस पे आगे क्लासिफाई किया जाता है आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है सर? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, मतलब अगर तुम्हें सिर्फ जीरो दे दिया जाए, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अगर p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, 4, 5, 6, कोई भी दूसरा नंबर आ जाए, तो इसको कहते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक तो ये दो अलग अलग केस है, इधर को ध्यान रखना स्पेशल है। अगर p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो दे दिया जाए, उसे बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रहे, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ सर इसका? एक बार फिर समझाता हूं। मतलब इन सबको जरा भाड़ में जान देते थोड़ी देर के लिए, जरा आप इस पे फोकस करो। अरे थोड़ा फोकसबाजी भी तो होना चाहिए ना। यहाँ देखिए, फोकस कीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अब पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस b वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बाबू अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स का हो जाएगा जीरो, ये खत्म, तो क्या बचा? केवल b। अब b तो एक नंबर है, अब b सिर्फ नंबर है तो उसको तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे ना, इसीलिए। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ पे 1 होना चाहिए, पावर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7x माइनस 3, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x प्लस 7, ये सारे के सारे लीनियर है। सिर्फ 5x लिखा तब भी ये लीनियर है, हालांकि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, लेकिन स्टिल ये, इसको आप बोलोगे क्या? इसको हम लीनियर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पावर 1 है, सबका पावर 1 है। ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। वो क्या था जो आपने पहले पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? वो था क्लासिफिकेशन, उसे भी आप कह सकते हो टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन था, वो अलग है। ये पॉलिनोमियल के टाइप है, ये अलग है। वहां आपने टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई किया, यहां आप डिग्री के बेसिस पे करोगे। पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उस बेसिस पे। तो डिग्री 1 हो, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसे कहेंगे लीनियर। अब वही अगर हाईएस्ट पावर आपका जो है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझे क्या? 5x का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, माइनस 18x क्यूब कर लो, प्लस 2 कर लो। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें दो से बड़ा 3, ये तो क्यूबिक है सर, ये क्वाड्रेटिक कभी हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना। तो क्वाड्रेटिक कहने का मतलब सबसे बड़ा जो पावर होगा वो 2 होगा, सबसे बड़ा मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्लियर है कि मेरी बात? और क्यूबिक में बड़ा सिंपल लॉजिक है, जैसे इन सब में 2 था, क्यूबिक की डिग्री है ना 3 होनी चाहिए, हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री, समझ गए? हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए यार। अगर डिग्री 3 है तो लाइफ तुम्हारा सिंगल वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आगे बढ़ो फटाफट से, समझे? अब सर ये 1 2 3 का तो पल्ला एकदम क्लियर है सर। अब आगे जरा बात करते हैं क्या करना है। तो आगे आपको सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल आए ही ना। मान लो अगर आपको दे दिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 7x लिख रहे थे, यहाँ 5x लिखे, खाली 5 लिख दिए, तो सर ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। p ऑफ x इज इक्वल टू 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 9 10 11 100 150 200 312 लिख दो, सब के सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही तुमने p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में p ऑफ x इज इक्वल टू तुमने 0, तुमने सोचा कि सर 0 भी तो कांस्टेंट नंबर है, तुमने 0 रख दिया, तो 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, 0 को बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। देखो अब तुम्हें समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर मेरी बात है? और आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है सर? कंडीशन ऑफ बीइंग अ पॉलिनोमियल। तो सबसे बड़ा आसान भाषा में अगर मैं आपको सिखाऊं, देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा, देखा ये 0 था, यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 2, x का पावर 3, और बढ़ते 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 यहाँ पे x का पावर n, मतलब सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर x का पावर n दे रखा है यहाँ पे। मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और x का पावर n दिख रहा है, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया पावर, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे x का पावर 0 हो गया, खत्म। बेसिकली ये a3 a2 a1 ये सब नंबर है। अब ये मान लो ना, अब मैं आपको जनरल लिख के दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का। 3 2 1 0, पावर कम होते जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि आप जो यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाएंगे ना, यहाँ पे लिखा वेयर a नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल, अच्छा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, एक वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, a polynomial in variable x of degree n। अब इंपॉर्टेंट बात, where n is a whole number, ये खास ध्यान रखना, खास ध्यान रखना। सर क्या मतलब हुआ इसका? n जो है वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर आपको लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा पॉलिनोमियल देखने के लिए मिले कि 3x का पावर
-5 हो जाए तो क्या -5 होल नंबर है? नहीं है, इसलिए कभी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। समझे? आगे भले कुछ भी लिखा हुआ हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x का पावर 1/3 कर दिया, क्या 1/3 पॉलिनोमियल होल नंबर है क्या? 1/3 पावर होल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसीलिए कभी कभार अगर आप देखते हो ना कि √2 यहाँ पे जैसे मान लो आपको नंबर दे दिया गया कि 2 टाइम्स ऑफ √x +5, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? क्यों? याद है चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था मैंने कि √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, तो ये 1/2 होल नंबर थोड़ी है, और पावर 1/2 पावर होल नंबर ही होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है मतलब वो चीज पॉलिनोमियल नहीं होगी, इस बात का खास ध्यान रखें। तो जब भी आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि 3/x² मिल जाए, ठीक है, 3 √x मिल जाए, इस टाइप की चीज आ जाए, 5x का पावर -2 आ जाए, इस टाइप की चीजें कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होती, क्योंकि रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, x² का मतलब हो गया कि इसका जब ऊपर लेके जाओगे, याद है, ये हो जाएगा 3x का पावर -2, क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा यार साइंस में, है ना, ग्रेविटेशन होता है ना कि नीचे काउंट्री ऊपर लेके जाओ तो उसका पावर प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 1/2 है, ये भी नेगेटिव है, इससे पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकती, खास ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट वन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। भाई साहब वन वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ x आए तो x ही आए, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं, तीन वेरिएबल है। तो सर वन वेरिएबल क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया y का स्क्वायर -5y + 6, क्या ये वन वेरिएबल है? सर बिल्कुल है। x का स्क्वायर प्लस 5x + 6 का ये वन वेरिएबल है? बिल्कुल है। लेकिन वही अगर मैं ऐसा कर दूं कि x का स्क्वायर -2xy प्लस y का स्क्वायर, क्या ये वन वेरिएबल है? तो नहीं, ये टू वेरिएबल है। इस बात का खास ध्यान रखना, ये टू वेरिएबल, ये आपका वन वेरिएबल हो जाएगा, ये आपका वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, किसी ने कोई मैसेज किया है क्या? वेरी गुड, टेलीग्राम पे मैसेज आ रखे हैं। क्लियर है मेरी बातें? सभी को सब कुछ समझ आ रहा है क्या? फटाफट से आगे बढ़ता बिना किसी देरी के। सो द नेक्स्ट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि p of x इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लिया मैंने कि ax² + bx + c लिखा हुआ है। अब मैं चमत्कार करने के लिए मैंने यहाँ पे काम किया, जहां जहां x है दुनिया में वहां मैंने k रख दिया। k के रखने से क्या होगा? a ये हो जाएगा आपका k का स्क्वायर प्लस b, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे k और प्लस c। जहां जहां x था वहां k कर दिया मैंने, ध्यान से देखना। और ऐसा करने से अगर ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, इसको सॉल्व किया मैंने, अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कि k में कुछ दम है। देखो ऐसे आप किसी पॉलिनोमियल में कोई भी अगर आप नंबर डालोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। चलो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके जरा देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, यहाँ पे ये x का स्क्वायर होगा, ठीक है, x का स्क्वायर -5 + 6 एट x इज इक्वल टू 0 1 2 3। काम करो यहाँ पर लिख दो, तो p ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है x का स्क्वायर -5x + 6। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले रख दिया 0, तो p जहां जहां x है वहां तुम 0 रख दो। 0 का स्क्वायर -5 × 0 -5 × 0 अब प्लस कर दिया 6। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 5 × 0 0 हो जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा, तो 0 - 0 0 और प्लस 6 का तो 6 आ गया। तो पॉलिनोमियल में 0 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 6 आ गई। ध्यान रखना, ये चीजें तुम्हें समझ आती रहनी चाहिए। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया सर। आगे बताओ, आगे क्या करेंगे अपन? अगला p ऑफ x इज इक्वल टू होता है x का स्क्वायर -5x + 6, लेकिन इस बार क्या रखना? 1 रखना। तो जहां जहां x है वहां तुम 1 रख दो, तो ये 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस 6 आ जाएगा। मतलब p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 - 5 + 6। अब 6 + 1 7, 7 - 5 कितना होता है सर? 2 होता है। बढ़ के भैया बताया था 2 होता है। चलो तो बढ़ के भैया की बात मानो, 2 होता है, तो 2 से आगे बढ़ते हैं अपन। अगला करेंगे अपन p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -5x, बस ये एक बार करके दिखाऊंगा, दोबारा नहीं। अब यहाँ पे रखूंगा मैं 2, तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां मैं 2 रख दूंगा। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -5 × 2 और प्लस हो जाएगा 6। तो इसका अर्थ क्या हुआ सर कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 -10 और प्लस 6, तो 6 और 4 10, और 10 - 10 कितना आ गया सर? 0 आ गया। अरे आइला, ये तो 0 आ गया, ये तो जादू हो गया, 0 आ गया। मतलब देखो मैंने जब 0 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 6, 1 रखा तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2, लेकिन जब 2 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 0। मतलब समझे? आप कुछ भी इसमें डालोगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ही आएगी। जैसे मैं किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर डाल दूं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ में इंटरेस्ट नहीं है। हमें किसमें इंटरेस्ट है? हमें इंटरेस्ट है 0 में। हमें 0 चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसको पॉलिनोमियल की पूरी वाट लगा दे, मतलब आंसर 0 आ जाए इसका।
जीरो आ जाए, है ना, जीरो पूरा खत्म कर दे, जीरो के जीरो ही आने चाहिए, तो वो नंबर स्पेशल होता है। और सर जीरो ही क्यों, बाकी नंबर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब जीरो दुनिया का सबसे खूबसूरत नंबर है, ठीक है, और खूबसूरत नंबर ही तो चाहिए हमें। 1 2 3 4 उसकी खूबसूरती में उसके बाद आते हैं, सबसे पहले क्या आता है? जीरो, मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर। तो जीरो के पहले वन, आपका जो भी वन आ रहा है 1 2 3, जीरो के बाद जो आ रहा है, जीरो के पहले -1 2 3, ये सब उसके बाद आते हैं। सबसे खूबसूरत अपना जीरो है, इसलिए जीरो अपने चाहिए, तो जीरो ही हीरो है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो 2 है वो हमारा आंसर हो गया। और ऐसा नंबर जिस, देखो यहाँ पे मैंने 2 रखा और 2 का रखते ही जीरो हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 2 इज द 2 इज 2 इज 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल। तो सर मतलब जो नंबर को रखने पे आंसर जीरो आ जाएगा, उसी नंबर को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। बिल्कुल बोलोगे। 7 रखने पे जीरो आ गया तो 7 को मैं जीरो घोषित कर दूंगा, हाँ ये 7 ही जीरो है, समझे? अगर 10 रखने पे जीरो आ गया तो मैं बोलूंगा 10 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत आसान बात है, कुछ एकदम दिमाग घूमने वाली चीज है नहीं ये तो, ठीक है, समझे क्या? तो ऐसे ही आप 3 रख के देखो, 3 रख के देखो, और जब मुझे जरा बताओ कि 3 रखने पे सर इसका आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रहा आपका होमवर्क आज का, डन। तो यहां से भैया बहुत क्लियर है ना कि ऐसा कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे कोई ऐसा रैंडम नंबर रख दिया, रैंडम नंबर पी ऑफ के डाला यहाँ पे, और के डालने पे जीरो हो गया, तब हम क्या बोलेंगे? के इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, के इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बुझा गया बाबू? चलो अगला करते हैं, चेक वेदर। एक सवाल से शुरू करते हैं, देखो सवाल करोगे तभी तो बुझाएगा तुमको। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है कि f of x इज इक्वल टू x प्लस 2 दे रखा है, और चेक किसको करना है? -2 और +2 पे। तो काम करते हैं, जहां पहले -2 को चेक करते हैं, जहां जहां x है वहां -2 रख दो, -2 + 2। अरे बाबू ये क्या हो गया? अरे -2 + 2 तो जीरो आ गया, मतलब -2 रखने पे जीरो आ रहा है। सो -2 इज अ जीरो ऑफ x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 का जीरो है क्या? -2, समझे? अब वही मैं क्या करूंगा, अब इस बार मैं दोबारा चेकिंग करने आया मैं, लेकिन इस बार मुझे किसके लिए चेकिंग करनी है? मुझे 2 के लिए। तो मैंने x जगह पे 2 रख दिया, तो 2 + 2, लेकिन सर 2 में 2 जोड़ने पे आंसर तो 4 आ रहा है। क्या ये जीरो आया? नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ x प्लस 2। x प्लस 2 का जीरो 2 नहीं हो सकता, 2 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 रखने पे 4 आ जा रहा है, जीरो थोड़ी आ रहा है। बात मजाक थोड़ी कर रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा आपको चेक करना है कि 2 और 0 इसके जीरो है कि नहीं, आप वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने का बड़ा आसान तरीका होता है, एक काम करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे सर कि f of x इज इक्वल टू दे रखा है x का स्क्वायर माइनस 2x। अब मैं सर काम करूंगा वेरीफाई करने के लिए, पहली बार जहां 2 वहां 2 रख दूंगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2। तो सर जी बताओ 2 का स्क्वायर कितना आता है? 2 का स्क्वायर भैया हमारे जमाने में 4 होता था, और -2 2 जब 4 होता था, और 4 में से 4 घटाने पे बेटा 2 आता था। 2 आता था क्या? 0 आता था। अरे 0 आता था, फ्लो में भूल मत जाना। 2 में से 2 घटाने पे 2 आता है, 4 में से 2 घटाने पे 2 आता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे सर? अब यही चीज दोबारा करेंगे, f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर और -2x, लेकिन इस बार मैं 2 तो चेक कर चुका हूं, 2 के अलावा क्या चेक करना बाकी? 0 बाकी रह गया, मैं 0 रखूंगा। तो जहां जहां x है दुनिया में वहां मैंने 0 रख दिया, तो हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर -2 × 0, और 0 का स्क्वायर तो बाबू 0 होता है, और 2 में कितना भी मल्टीप्लाई करो, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, याद लिखा था मैंने, 0 × एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0। तो 0 × एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0, मतलब आपका आंसर 0 - 0, यानी आपका आंसर आएगा 0। याद रहेगा, सबको याद होना चाहिए, 0 - 0 0 होता है। फॉर्मूला याद रखना, 0 × एनी लफड़ा, 0 × एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा, याद रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई कर लिया। तो सर दोनों में 0 आ रहा है, 2 रखा तब भी 0 आ रहा है, और 0 रखा तब भी 0 आ रहा है। तो अपन एंड में क्या मेंशन करेंगे? अपन यहाँ पे अपन छाती ठोक के बताएंगे दुनिया वालों, देखो ध्यान से सुनो, हैंस 2 and 0 are the zeros of p of x is equal to p of x f of x, कुछ भी लिखो चलेगा ना, दो नंबर सेम लिखना, लोगों इसको भी f of x कर देते हैं। zeros of f of x is equal to x का स्क्वायर माइनस 2x। डन, आ गया आंसर। 2 और 0 दोनों ही इसके जीरो है, क्योंकि दोनों पे आंसर 0 आ गया है। तो सर ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? पहले तो एक ही नंबर आया था, अब तो दो नंबर आ रहा है। कि सर एक और नंबर हो सकता है क्या? नहीं, ध्यान से सुनना, किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है? 2,
तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस आएंगे, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, और ये दोनों तुम्हें मिल चुके हैं। अब तुम दुनिया के सारे नंबर भी तुम रख के देखोगे ना, तब भी इसका आंसर 0 आएगा ही नहीं कभी। यही वो 2 अनमोल नंबर हैं जिन पे इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, इनके अलावा दुनिया में और कोई नंबर नहीं बना। तुम करके देख लेना, ठीक है। कैसे मालूम पड़ा सर आपको? देखो, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, जितनी डिग्री, किसी की डिग्री अगर 5 है ना, तो 5 से ज्यादा जीरोस हो ही नहीं सकते। केवल 5 ही नंबर है पूरे नंबर लाइन पे, है ना, जिनको रखने पे कोई पॉलिनोमियल 0 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि डिग्री 5 है। बात समझ में आई? अच्छा, तो सर एग्जैक्ट 5 होंगे? नहीं, 5 से कम हो सकता है, 5 से कम हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इसकी डिग्री 2 है ना, तो हो सकता है कि इसके 2 जीरोस आए, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन 2 से कम आ सकते हैं। हो सकता था कि इसका एक ही जीरो आता, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो खैर, इस बात पर हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाओ, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास अगला सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बताओ भैया फटाफट से पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस निकालने पर हम जुड़ गए, क्योंकि जीरो तो बड़ा खास नंबर है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है सर। जीरो आप निकालना सिखा दो कैसे निकालते हैं, तो बड़ा आसान काम है भाई। लीनियर के जीरोस अगर निकालना है आपको, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स सब सेम है, चल जाएगा फिलहाल तो। चलो तुम्हारे लिए पी ऑफ एक्स लेता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जीरोस निकालने का सबसे आसान तरीका इज इक्वल टू में 0 कर दो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी प्लस 5 को उतार के यहाँ लेके आ जाओगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5। ये हो गया आपका इसके जीरोस। समझे क्या? अगला क्या लिखा हुआ? अगला सवाल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दो। सबसे पहले स्टेप में क्या करो, प्लस 5 हटाएंगे, यहाँ लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ से x इज इक्वल टू ये 2, याद रहे प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी माइनस 5/2। ये हो गया तुम्हारे जीरोस इस पॉलिनोमियल के। क्लियर है बाबू? और आगे बढ़े तो हमारे पास एक और सवाल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। जीरोस निकालना है, मतलब इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, माइनस 2 को टांग के यहाँ लेके आ जाऊंगा प्लस 2, यानी 3x इज इक्वल टू आ गया 2। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/3, 2/, दिस इज द आंसर। यही तरीका होना चाहिए, यही तरीका होना क्या चाहिए, यही तरीका है, यही तरीका है, ठीक। एक और सवाल और है क्या हमारे पास, ax प्लस d। चलो ये भी कर लेते हैं। सो हमारे पास गिवन है कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b होना चाहिए, इसको d नहीं x प्लस b कर दो, ax प्लस b। तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 कर दो, तो यहां से आपको मिलेगा ax प्लस b जरा क्या हो जाएगा माइनस b, और यहां से x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस b, और अपॉन में क्या आ जाएगा a। ये पॉलिनोमियल के जीरोस आपको निकालने इस तरीके से आने चाहिए। अब पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में तो एक और सवाल था कि p ऑफ x इज इक्वल टू, उन्होंने साथ कुछ ax दे रखा था, ऐसा कुछ नंबर दे रखा था, सिर्फ x था, तो क्या करना आपको, इज इक्वल टू 0 कर दो, यानी x इज इक्वल टू 0 अपॉन में a, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू नहीं निकालनी है। a को नीचे लात मारो, x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एनी लफड़ा, आंसर आ गया 0। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ऐसा। हाँ, ये नंबर चेंज, x तो होगा, आगे से आगे वाला नंबर शायद a है, b है, 5 कुछ भी हो, आपका सॉल्यूशन का तरीका यही होना चाहिए। डन। और ध्यान रहे कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट नहीं क्या, जो सबसे आगे होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिससे डिग्री डिटरमाइन हाईएस्ट पावर, वो कभी 0 हो ही नहीं सकता, 0 नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। आगे बढ़े क्या अपन, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर कैसे करोगे फैक्टराइज, सर बता दो मुझे, सर ट्रिक सिखा दो। देखो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको फैक्टर्स, उसके लिए पहले आप फैक्टर्स समझो, फैक्टर्स क्या होता है। ऐसे नंबर जो किसी को किसी से डिवाइड कर दें ना, ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हो किसी नंबर को, उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 12, तो 12 का जो फैक्टर है, देखो 1 के टेबल में डिवाइड होगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में 12, 4 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं आएगा, 12 हो जाएगा। देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से भी, 5, 6 से भी, 12 से भी, सबसे डिविजिबल है। 18 की अगर मैं बात करूँ तो 18 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 18, सारे के सारे नंबर उसके फैक्टर्स हैं, समझे। लेकिन ये तो नंबर है, नंबर का फैक्टर निकालना बड़ा आसान होता है, नंबर का फैक्टर निकालना आसान होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं बताओ बेटा 21, तो 21 को तुम फटाफट लिख दोगे सर 3 × 7 सर, है ना। मैंने कहा बेटा 15 लिखो, तो 15 तुम लिखो 3 × 5, तो ये आसान काम है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं कि तुम बताओ x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो तब ये बताना मुश्किल पड़ेगा कि कौन से दो चीजों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो है ऐसा आया है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब ये कि मल्टीप्लाई करके तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा, तुम बस उसको तोड़ के बता दो कि उसकी वैल्यू क्या क्या है। बात समझे।
तो यही हमें तोड़ना सीखना है, तोड़ने को ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके फैक्टर निकालते हो। मतलब फैक्टर का मतलब क्या है, इसमें जो भी यहाँ पे नंबर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x+2 और x+3 आने वाला है, मुझे पता है कि आंसर ही आएगा। इसका मतलब है कि x+2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है। बात समझ में आ रही क्या? ये x+2 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। x+3 से डिवाइड करूंगा तब भी डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है। क्लियर मेरी बात है? इसी को कहते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकालने के लिए जो मेथड का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हो तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक सवाल लेते हैं, चलो 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 कर दिया मैंने। तो कैसे फैक्टराइज करूंगा मैं इसको? कर दूंगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5। क्या तरीका होगा सर, आपने कैसे फटाफट लिख दिया? देखो तरीका ये होता है, जब भी आपको 3 टर्म दिए हो तो आपको बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सर 8 लाने के लिए मैंने 3 + 5 लिख दिया। तरीका है 3 + 5, हम तो 1 + 7 सोच रहे थे, 1 + 7 क्यों नहीं लिखा? तो 1 + 7 नहीं लिख सकते, रीजन क्या है ध्यान समझना। आपको ऐसे 2 नंबर को तोड़ना होता है जिनको जोड़ने पर वापस वही आ जाए। मतलब मान लो नंबर P और Q है, तो P और Q को वापस जोड़ने पे आंसर 8 आ जाना चाहिए। अच्छा, तो बहुत से दुनिया में नंबर जिनको जोड़ने पे 8 आता है, 10 - 2 कर दो आंसर 8 आ जाएगा। तो क्या करेंगे सर? तो आपके पास और एक कंडीशन होती है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर इंटू लास्ट नंबर आना चाहिए। मतलब 3 × 5 15 आना चाहिए। अब सोचो कौन से 2 नंबर जिनको जोड़ने पे 8 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 15 भी आ जाए? साफ साफ नजर आएगा 3 और 5। तो हमने यहाँ पे कर दिया 3 और 5। अब देखो उसके बाद कलाकारी क्या कहती है, 2 को अलग बंटवारा कर दो और ये 2 का बंटवारा अलग कर दो। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3 बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे x + 3 और यहाँ पे 5 कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में 5 है। 5 × x है और ये 5 × 3 है। 15 लिखा था मैंने? अच्छा नहीं लिखा। अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने यहाँ पे। देखो 3 बाहर निकाल लिया ना और 2 x था, एक x भी बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, 3 बाहर x बाहर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम 5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x और यहाँ पे 5 तो बाहर आ गया तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ ना हो तो वहां पे 1 लिख देते हैं। अब फिर से मैं कॉमन लूंगा, देखो दोनों में सेम क्या है? x + 1 दोनों में आ रहा था, x + 1 को खींच के बाहर निकालो तो क्या बचा? 3x + 5। आंसर आ गया आपका 3x + 5। ये हो गया फैक्टराइज। ये होता है फैक्टराइज करने का तरीका। इसी तरीके से फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने से मुझे इसके फैक्टर्स मिल गए। अब इन दोनों नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें वापस सही नंबर मिल जाएगा, या फिर अगर तुम इससे डिवाइड करोगे इसको तो तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। इससे भी डिवाइड करो, देखो तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। मेरी बात समझ में आई क्या? चलो कुछ और थोड़ा बहुत तूफानी करते हैं। एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो सर ये फैक्टर है, ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे? ये चेक करने का तरीका क्या होता है कि आपको बोला कि चेक करो कि फैक्टर है कि नहीं। तो एक काम करो, x+2 की आप वैल्यू निकाल लो, = 0 करो तो x = कितना आ गया? -2। अब ये -2 को आप उठा के इसमें रख दो तो x³ + 3x² + 5x + 6। अब दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां -2 रख दूंगा तो -2 का क्यूब, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2, 5 × -2 और प्लस 6। तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8। 3 × -2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 और प्लस कर दिया यहाँ पे 6। अब ध्यान रखना -8 - 10 -18 और प्लस 6 आ जाएगा आपका -12 और 3 4 जा होता है +12। आंसर आ गया 0। मतलब ये रखने पे 0 आ जा रहा है। फैक्टर की वैल्यू निकाल के अगर मैंने पॉलिनोमियल में रखा तो आंसर 0 आ गया। 0 आने का मतलब ये कि डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब ये इसका फैक्टर है। तो अपन लिखेंगे हेंस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये? x³ + 3x² + 5x + 6। x+2 इसका फैक्टर है। डन 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 डन। और आगे बढ़ेंगे अपन, और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x = a factor of। अच्छा गेम खेल गया ये। अब इसने क्या बोला कि k की वैल्यू बताओ अगर ये इसका फैक्टर है तो। इन्होंने पहले से बताया कि ये इसका फैक्टर अगर होगा तो k की वैल्यू क्या होगी। मतलब मान के चलो कि x - 1 इसका फैक्टर है तो बाबू अगर x - 1 इसका फैक्टर है
तो यहाँ से x इक्वल टू +1 आएगा, और +1 रखने पे आंसर 0 भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, फैक्टर रखने पे 0 आता है, अभी देखा हमने, देखा ये इसका फैक्टर था तो वैल्यू रखने पे कितना आ गया 0, तो मतलब अगर ये भी इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू रखने पे आंसर कितना आएगा 0 आना चाहिए। अब करके देखते हैं। सो 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां तुम कर दो 1 कर दो, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k और इज इक्वल टू कर दो 0। तो सर यहाँ पे 1 का क्यूब तो 1 होता है, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 और प्लस k इज इक्वल टू आ गया 0। सर 4 से 4 तो कट गया क्योंकि प्लस 4 माइनस 4 है, यहाँ पे 3 और क्या बच रहा है यहाँ पे आखिरी में प्लस k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसको टांग के यहाँ लेके आ जाओ। सो k इज इक्वल टू -3। बात समझ में आई क्या? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं कि सर ये इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई आसान लॉजिक है, अगर वो उसका फैक्टर है मतलब अगर इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया तो आंसर 0 आना चाहिए, और इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है मेरी बातें? और आगे बढ़ेंगे अपन, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज करना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैंने आपको बताया देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखना एक एक चीज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 6x का स्क्वायर अब प्लस कर दो 17x प्लस 5, तो कैसे होगा सर, 6x स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, पहला वाला और आखिरी वाला सेम टू सेम छाप दो, बीच में 2 जगह छोड़ो, ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जिनको जोड़ने पे बीच वाला नंबर यानी कि आ जाए 17 आ जाए, सही, और मल्टीप्लाई करने पे पहला इंटू लास्ट, पहला कितना 6, लास्ट कितना है 5, तो 6 5 जा 30, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको जोड़ने पे 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, 15 और 2 15 2 जा 30, अब 15 प्लस 2 17 भी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दिया 2x और यहाँ पे कर दिया मैंने 15x। सर ये आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 15 नहीं आ सकता? आ सकता है, यहाँ 15 रखो यहाँ 2 रखो तभी तुम्हारा आंसर सही है, गलत नहीं आएगा, समझे। चलो तो अब स्टार्ट करें बंटवारा। तो बंटवारा हो गया, अब बंटवारा कर दिया मैंने इसको इससे, और ये दोनों का अलग अलग बंटवारा हो गया। दोनों में क्या दिख रहा है, ये 2 3 जा, ये 2 इंटू एक्स, तो मैंने दोनों में से 2 बाहर ले लिया, दोनों में x है, x को भी बाहर निकाल दो। अब समझो यहाँ पे 2 3 जा था, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 3, 2 2 x स्क्वायर था, 2 2 है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये 2 2 बार x है, एक x बाहर तो एक x आ जाएगा अंदर, प्लस 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो आंसर आ गया यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो 5 को ले लो बाहर, तो 5 को बाहर लेते ही ये 5 इंटू 3 लिखा हुआ था, 5 बाहर निकला 3 आ जाएगा, x वैसे का वैसा प्लस 5 एक ही था, 5 बाहर आ गया 1 लिख दिया, आगे आंसर। समझे क्या? समझे क्या? अब यहाँ से 3x प्लस 1 दोनों में सेम है, तो दोनों ब्रैकेट वाले नंबर को एक साथ रख दो, अब ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ रख दो, 2x प्लस 5, ये हो गया आपका फैक्टराइज। बड़े आसान आसान सवाल आने, बड़े आसान आसान सवाल आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, वो करना है, ठीक है। ध्यान रखना आना, आपके एग्जाम्स वगैरह बहुत करीब है, तो आपको जो है थोड़ा अच्छे से करना होगा, ठीक है। अब अच्छे से करने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ ठीक है आपके पास अच्छे मार्क्स आ जाए, आपको सीखने का आपका मकसद होना चाहिए कि आप सीख पाओ चीज़ों को, ठीक है। अरे 10th में अच्छा स्कोर करना है ना, तो ऑब्वियसली चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ठीक। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, हालांकि देखो मैं इस चीज़ के लिए बहुत लेट है ना, ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए, लेकिन इसके पहले मैं 10th में इंग्लिश था और बीच में जो गैप पड़ा, अब गैप इसलिए हो गई क्योंकि कुछ दिन मेरी तबीयत खराब रही, और फिर जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पर हमें कुछ इशू आ रही थी, तो कोई बात नहीं, सारी इशू अगर मैंने शॉर्ट कर दिए, ठीक है। अब शायद इशू नहीं आनी चाहिए, अब रेगुलर मैं वीडियोस अगर आपके साथ डाल पाऊँ, ठीक है। हाँ बट ये है कि भले चाहे कितना भी लेट हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको नहीं रुकना, क्योंकि अगर आप रुक गए ना, आप सिर्फ ये बोलोगे कि हाँ इसकी वजह से नहीं आया, इसकी वजह से नहीं आया, लेकिन उससे अल्टीमेटली किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा। इसलिए चाहे माहौल कैसा भी हो, ठीक है, वीडियोस अपलोड तो मैं करूंगा ही, है ना। हालांकि कभी आगे ऐसी दिक्कत और अभी आए, टाइम अगर आपको कम पड़े, तो भी किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके ना, वो सुना है ना कि आपको दौड़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए लाइफ में। दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलो कम से कम, है ना। और चला नहीं जा रहा फिर तुम रेंगो, लेकिन तुम आगे जरूर बढ़ो, कहते हैं ना रेंग रेंग के चलना ऐसे है ना, लेकिन आगे बढ़ो, रुको मत एक जगह, ठीक है। क्योंकि लाइफ में हमेशा हमें उम्मीद होती है ना, जब हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो हमेशा उम्मीद होती है कि 6 आएगा, लेकिन 6 नहीं आता, बहुत बार है ना 1 भी आ जाता है, 1 ही आता है ऑलमोस्ट, फिर भी चलते हैं ना अपन, रुकते थोड़ी वहां पे, चलना पड़ता है, तो दैट इज अ लाइफ, ठीक है। हमेशा आपको बहुत अच्छे की उम्मीद होगी, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होगा, फिर भी आपको चलना होगा। सो टाइम कम है, प्रिपरेशन बहुत सारा है, सिलेबस पूरा पूरा पेंडिंग है, बट कोई दिक्कत नहीं, जितना सिलेबस आपको अपलोड होते रहे वो चीजें आप कंप्लीट करते रहें, और अगर ना हो तो भी आपको कोई चैप्टर बाकी नहीं छोड़ना है, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर या फिर कहीं से भी आप कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट करें। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और आपका नंबर बड़े अच्छे आने चाहिए सर,
डन। आई होप पूरी बात समझ गए होंगे आप। चलो, तो बहुत ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सर आपको लेके चलेंगे आगे, आगे वाली गली में। चलो सर, तो यहाँ दिया है y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये भी बड़ा आसान है। x जगह पर y हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो देखो, पहले वाले को सेम टू सेम, लास्ट वाले को सेम टू सेम, बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे आंसर आ जाए कितना, -5, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए, पहला यानी 1 इंटू लास्ट यानी 6, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 1 इंटू 6 प्लस 6, मतलब मल्टीप्लाई करने पे प्लस 6 आना चाहिए। बहुत ही कमाल की बात, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर प्लस 6 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है, तभी तो बाबू माइनस इंटू माइनस करने पे प्लस आया। सर दोनों प्लस भी तो हो सकते हैं, नहीं, अगर दोनों प्लस होते तो क्या उनको जोड़ने पे माइनस में नंबर आता, दोनों नंबर माइनस में। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, 2 और 3 है ना, 2 और 3, बस यही दोनों नंबर आपको नेगेटिव में लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2y और यहाँ पे लिख दिया -3y। अब हम कर देंगे यहाँ से बंटवारा, करो भाई बंटवारा करो, ये हो गया बंटवारा, ये हो गया बंटवारा, यहाँ से ले लिया मैंने y को कॉमन, तो बच गया आपका y -2, और यहाँ पे दिख रहा है -3 को ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका y -2। सर -2 की कॉमन लिया क्योंकि अगर मैं +3 कॉमन लूंगा तो अंदर प्लस की साइन आएगी, और यहाँ पे मुझे -2 है तो यहाँ पे -2 ही चाहिए। याद रखना, ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर हमेशा सेम होना चाहिए, सेम नहीं मतलब आपका आंसर गलत है, इसलिए मैंने -2 लाने के लिए प्लस था लेकिन -2 ही चाहिए, तो मैंने माइनस साइन को बाहर खींच दिया। माइनस साइन जब भी आप बाहर निकालोगे साइन चेंज हो जाएगी, कॉमन क्या बोला मैंने, माइनस साइन जब भी आप बाहर निकालोगे साइन चेंज हो जाएगी। तो जो -3 था देखो +3 हो गया, और जो +6 था देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चीज आपकी फर्क पड़ती है। डन। अब यहाँ पे अगेन मैं कॉमन लूंगा, दोनों में सेम है y -2, तो y -2 बाहर आ गया, फिर क्या बचा यहाँ पे y -3। सो दिस इज योर आंसर, फैक्टराइज हो गया ये, क्लियर है क्या? और आगे बढ़े क्या, और आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज करना है 12x² - 7x + 1, ये कैसे होगा सर? तो ये भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे p of x इज इक्वल टू 12x² - 7x + 1। अब क्या कीजिए, पहला वाला को सेम टू सेम लिखिए, आखिरी को सेम टू सेम, अब बीच में जगह छोड़ दीजिए बढ़िया से एकदम धाकड़ जगह। तो बाबू बात ये ना कि दोनों को जोड़ने पे आंसर आना चाहिए आपका -7, और मल्टीप्लाई करने पे पहला नंबर इंटू लास्ट यानी 12 × 1 12 आना चाहिए। तो फिर से देखो 3 और 4, -3 -4 आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे +12 यानी दोनों नंबर नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4x और -3x। अब देखो कमाल, दोनों को कर दिया आपने यहाँ से अलग अलग, बंटवारा हो गया सर, 4 3 जा 12, 4 निकाल लो दोनों में x निकाल लो, तो क्या हो गया, ये 4 3 जा 12 होता है, 4 बाहर तो 3 अंदर, 2x में से 1x बाहर तो 1x अंदर, माइनस साइन 4 भी बाहर x भी बाहर, कुछ नहीं बचा, 1 लगा दो। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो मुझे 3x - 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे -3x + 1 है, यहाँ अंदर +1 है, मुझे -1 चाहिए। क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर खींच लेंगे, और कुछ कॉमन तो है भी नहीं, तो माइनस को बाहर खींच दिया, -1 को बाहर खींच लेंगे अपन, क्योंकि जब कुछ कॉमन ना हो तो अपन 1 कॉमन लेते हैं। तो ऐसा करने से जो -3x हो जाएगा +3x, और जो +1 है वो हो जाएगा आपका -1। अब देखो अब दोनों में आगे सेम सेम आया, तो 3x - 1 को मैं एक बार में बाहर निकाल दूंगा, और क्या बचेगा यहाँ पे आपका, ऐसा बचेगा 4x - 1। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई क्या? ऐसे आपने क्वाड्रेटिक सीख लिया, अब आपको थोड़ी बहुत क्यूबिक वाली भी सीखने होंगे, क्यूबिक वाले एक बार सीख लेते हैं, तो क्यूबिक वाले क्वेश्चन भी करना इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, क्यूबिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्यूबिक में एक लॉजिक ध्यान रखना, आपको बड़े काम की चीज बता रहा हूँ। ये होता है आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म, ax³ + bx² + cx + d। अब इसके अंदर अगर सभी आइटम को जोड़ने पे, सभी कोफिशिएंट को जोड़ने पे आंसर 0 आ जाए तो इसका फैक्टर होता है x - 1। और यदि ऑड नंबर यानी a + c, दिख रहा ऑड नंबर a और c, ये पहला ये तीसरा, तो अगर a में c जोड़ने पे आपका आंसर जो है b + d आ जाए, b + d यानी इवन नंबर। देखो ऑड नंबर को जोड़ने पे अगर इवन नंबर के इक्वल आ जाए तो उस केस में आपका फैक्टर हो जाएगा x + 1। बस यही लॉजिक ध्यान रखो, बस आपका काम आसान। अब देखो कैसे सिखाता हूं मैं तुम्हें, क्या करना है सर, x³ है, -2x² है, -x है और +2 है। ध्यान से देखो क्या क्या करना है आपके पास, +1 और -1 दोनों 0 हो गए जोड़ के, -2 और +2 जोड़ के 0 हो गए, मतलब सबको जोड़ने पे आंसर 0 आ रहा है। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहली वाली अप्लाई हो रही है सर। तो एक काम कीजिए, आंख बंद करके x - 1 को 3 बार ऐसे लिख दीजिए, x - 1 x - 1 x - 1। डन। अब आगे देखिए,
ऐसा किससे मल्टीप्लाई करो, ऐसा कौन सा नंबर इसको मल्टीप्लाई करूं इसमें पहले वाले में कि मेरा पहला नंबर यानी एक्स का क्यूब आ जाए। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब आएगा, फटाफट एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, समझे। अब लास्ट में आ जाओ, -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि आंसर 2 आ जाए, लेकिन वो भी ध्यान रखना +2। तो पहली बात, माइनस में क्या मल्टीप्लाई करने पे प्लस होता है, तो माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, तो सर 2, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, देखो आ गया। अब से बीच वाले की टेंशन है, बीच वाले को कैसे लाए। अब इसके लिए तुम्हें एक स्टेप हल्का सा आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको जरा आगे कंटिन्यू कर, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो एक्स स्क्वायर इंटू जब आप एक्स करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब, सही है। लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू 1 करने पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर चाहिए, दिख रहा है, और यहाँ पे तो एक ही एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब कितने एक्स स्क्वायर कम पड़े, एक एक्स स्क्वायर कम पड़ रहा है, मतलब वो एक एक्स स्क्वायर तुम्हें यहां से लेना पड़ेगा, वो भी माइनस में, तो माइनस लगा दिया मैंने, और एक्स स्क्वायर पाने के लिए मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब ब्रैकेट वाले x - 1 को मैंने एक साइड रख दिया और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साइड, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो, टोटल जो है इसमें 3 फैक्टर्स बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। फाइनल में तुम्हें इससे 3 आंसर आ जाएंगे ऐसे, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक के 3 फैक्टर्स आते हैं। डन, मेरी बात समझ में आ गई क्या? और आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइज करना है x³ + 13x² + 32x + 20। अब बताओ सर ई वाला कैसे करेंगे, ई वाला करके दिखाओ। देखो तो x³ + 13x² + 32x + 20। ध्यान से देखे बाबू, यहाँ पे पहला नंबर, सारे नंबर प्लस में, तो जोड़ने पे जीरो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सबके सब प्लस में, प्लस वाला नंबर जोड़ने पे कभी जीरो आता है, कब आएगा जीरो, नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, 1 में तीसरा जोड़ा मैंने 32, कितना आंसर आ रहा है, 33 आ गया, 33। अब इवन में सेकंड में फोर्थ जोड़ो, 20 + 13 करो, तब भी इसका आंसर जो है 33 है, दोनों सेम सेम है। मतलब पहला प्लस तीसरा 33, दूसरा प्लस चौथा तब भी 33, मतलब आपका कंडीशन दूसरा वाला, मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा आपका x + 1। तो x + 1 को 3 बार लिखेंगे, समझे। अब देखो क्या करना है, तरीका क्या है। x पहले में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि क्यूब आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करता है, x का स्क्वायर। लास्ट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, देखो दोनों में साइन सेम है, प्लस प्लस, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, सर 20 मल्टीप्लाई करो, 21 = 20 आ गया, काम खत्म। अब क्या बच गया, अब बचा सिर्फ बीच वाला, इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए x² × x करेंगे तो x का क्यूब आ जाएगा, और x² × 1 करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ 13 x² चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही x² है, कितना कम पड़ रहा है, 12 कम पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे 12 x² चाहिए, वो भी प्लस में, तो प्लस लगाओ और 12 लगाओ, और x² लगाने के लिए यहाँ पे एक x है बाहर, तुम्हें यहाँ पे एक ही x लगाना पड़ेगा, आपका काम खत्म। मतलब ब्रैकेट के अंदर x + 1 को एक बार बाहर लिख दिया मैंने, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी x का स्क्वायर + 12x और +20, ये ऐसे लिख देना। अब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, जब तुम इसे फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x + 2 × x + 10 आ जाएगा। क्यों सर, कैसे मालूम पड़ा आपको, क्योंकि 2 और 10 को जोड़ने पे 12 आता है, और 10 × 2 करने पे 20 आ जाता है, तो यही आपका आंसर होगा, 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात है? चलो फटाफट से आप अगला सवाल करो, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन जरा खुद से अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा वाटर ब्रेक हो जाए, मैं पानी वगैरह पी लूं, फटाफट ट्राई करो। हो गया, नहीं हुआ, हो जाएगा अभी। चलो फिर से अपन ऑब्जर्व करेंगे सर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। देखो यहां पे नंबर क्या है 1, तो 1 में से -9 करो, देखो -8 आएगा, और -3 और -5 करो, देखो तब भी आंसर -8 आ रहा है, दोनों सेम हो गए, मतलब फैक्टर आ गया x + 1। तो यहां पे लिख देंगे अपन x का क्यूब है, तो सवाल लिख लो -3x² -9x। अब यहां पे लिख देंगे x + 1 और यहां पे लिख देंगे x + 1। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या मल्टीप्लाई करूं x में कि x का क्यूब आए तो x का स्क्वायर, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -5 आ जाता है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, और 1 × 5 तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ जाएगा। अब बीच में क्या लगाओगे, ध्यान समझना, x² × x किया मैंने तो x का क्यूब आ गया, फिर x² × 1 किया तो x का स्क्वायर आ गया।
लेकिन मुझे यहाँ पे +1 x² है, लेकिन मेरे को -3 चाहिए। अरे एक में से क्या करूं कि -3 आ जाए, समझो 1 में ऐसा क्या प्लस या माइनस करूं मैं जिससे आंसर जो है मेरा -3 आ जाए। तो मुझे साफ समझ आ रहा है सर, एक में से 4 घटा दो, एक में 4 घटाने पर -3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मुझे -4x² चाहिए। देखो x² में से अगर मैं -4x² कर दूं तो x² -4x² -3 आ जाएगा। मतलब यहाँ -4x² चाहिए। तो माइनस के लिए लगा दिया मैंने माइनस का साइन, 4 एक के लिए लगा दिया 4, और x² के लिए लगा दूंगा x, क्योंकि x इंटू x² हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब ब्रैकेट के अंदर वाले x+1 को एक साथ लिख दो, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका x² -4x और -5। ये हो गया आपके। आप इसे फैक्टराइज करके अपना आंसर आगे निकाल सकते हैं, समझ गए? और आगे बढ़ेंगे अपन। चलो अगला सवाल और करते हैं। ये आखिरी सवाल है क्यूबिक का, इसके बाद क्यूबिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कैसे करोगे सर? 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर -2y और -1। ध्यान से देखना, +2 -2 +1 -1 सबको जोड़ने का आंसर 0 आ गया। मतलब फैक्टर क्या हो जाएगा? x -1 एंड अगेन x -1। डन। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई? अच्छा ये y के टर्म्स में, तो आपको y के टर्म्स में आंसर लिखना पड़ेगा। चलो y के टर्म्स में लिख दो, y -1 और y -1। क्लियर? अब क्या मल्टीप्लाई करो कि y का क्यूब आ जाए? तो y का स्क्वायर। लेकिन सिर्फ y का क्यूब नहीं चाहिए सर, y के क्यूब का 2 भी चाहिए। तो कोई बात नहीं, 2 भी लगा दो, 2y² इंटू y करो, 2y का क्यूब आ जाएगा। लास्ट में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो सर -1 में कि आंसर -1 आ जाए? तो साइन चेंज करनी है, नहीं करनी तो प्लस लगा दो। 1 में क्या मल्टीप्लाई करने में 1 आता है? तो 1, तो यहाँ आखिरी में 1 आ गया। बीच में सोचो, ध्यान से देखना, जब 2y² को मल्टीप्लाई करूंगा y से तो ये हो जाएगा 2y का क्यूब, और 2y² की मल्टीप्लाई जब -1 से करूंगा तो हो जाएगा -2y²। लेकिन मुझे यहाँ +1 चाहिए, तो -2 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं 3y² जोड़ दूं तभी ना 3 - 2 यहाँ पे +1y² आएगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे 3y² चाहिए, तो 3y² यहां से मिलेगा। तो प्लस लगाओ, 3 लगाओ, और y² के लिए y लगाओ। काम आसान, काम इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। अब देखो इन सब में सेम है, तो y -1 को एक साथ लिख दो, तो y -1 आ गया, और बाकी सबको एक साथ यानी 2y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। फैक्टराइज कर लो ना, काम आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ऑलमोस्ट आधी ज्यादा पीपीटी जो है यहाँ पे खत्म, आधे ज्यादा लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। अच्छा ये कुछ गिर गया, इसको उठा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। डन। आज पहली बार कुछ गिरा है। अरे अगला टॉपिक आ गया क्या? अगला टॉपिक, अरे अगला टॉपिक आ गया, अगला नहीं आखिरी टॉपिक आ गया सर। लेकिन आखिरी टॉपिक बहुत बड़ा है यार, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे काम की आइडेंटिटीज देखो, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या है आपको, कुछ ये फॉर्मूले x² + 2x² है ना, ये बचपन में जो आपने पढ़ा था, याद करना, बहुत काम आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको, स्पेशली ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, ये वाला बहुत काम आता है, बहुत 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 काम आएगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला खासकर याद रखना। क्लियर? सीधे सवाल करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला में आपको तो याद ही करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको बनाने हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? x + y को x + y से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। ये निकालने के लिए आप x - y को x - y से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये निकालने के लिए आप x + y को x - y से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ये आ जाएगा। समझे? यही सारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको ये आंसर मिलेगा। सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल रहा है, ये फॉर्मूले वैसे हैं। ठीक है, अब आज इन पर सवाल करते हैं, सीधे सवाल करते हैं। बोला गया कि 105 × 106 को मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला याद करो। देखो इसको क्या करेंगे अपन, ऐसे करेंगे 100 + 5 और हो जाएगा यहाँ पे 100 + 6। अब फॉर्मूला क्या होता है? x + a × x + b का, मतलब एक नंबर सेम रहे लेकिन बाजू वाला नंबर बदल जाए। इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर ब्रैकेट में a + b, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा आपका a। ध्यान रखना यही चीज। तो मैं इस हिसाब से अगर करने बैठूं तो मुझे सबसे पहले आना चाहिए x का स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर, प्लस a + b यानी ये नंबर, ये दोनों नंबर को जोड़ो, 5 + 6 कर दो, तो 5 + 6 और मल्टीप्लाई बाई x यानी क्या 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस a × b यानी 5 × 6, 5 × 6 भी कर देंगे, 5 × 6। डन। देखो भैया 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 5 + 6 11, 11 × 100 कर दो तो हो जाएगा 1100, अब 5 6 होता है 30, अब दोनों को जोड़ दो तो 10,000 + 1,000 तो हो जाएगा आपका 11,000, समझे, और 30 जोड़ दो तो 30 आ जाएगा, तो 11,030 ये आपका आंसर हो जाएगा। बिना एक्चुअली मल्टीप्लाई किए हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर लेके आ गया।
ये बात ध्यान रखना, जब भी आपका ऐसे कुछ देना तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें तोड़ना, 100 प्लस समथिंग, 100 प्लस समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेगा यहाँ पर एक और सवाल करते हैं, जैसे ये वाला सवाल आ गया। अब ये डिपेंडेंट है टोटली इस फॉर्मूले पे, किस पे, देखा ये फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 49a स्क्वायर लिखा है, फैक्टराइज करना है, तो मुझे साफ साफ ये 7 और a का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस यहां पे तो नहीं मालूम, लेकिन आखिरी में जब मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे ये 5 और b का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहां से आपको मालूम पड़ा सर ये a है और ये क्या है b, तो बीच में क्या आता है 2ab, तो जरा 2 इंटू a लिखो, a क्या आ जाएगा 7a और b लिखो क्या आ जाएगा 5b। अब जरा चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 5 जा 10 और 10 इंटू 7 देखो 70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 70ab, मतलब सही लिखा है, a की वैल्यू ये b की वैल्यू और ये 2ab की वैल्यू। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी लिख देना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस, लिख दूं क्या, लो तुम्हारे लिख देता हूं यहाँ पे, कॉपी बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस, यहां से हम कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर कि ये नंबर 2 बार आ जाएगा, तो 7a प्लस 5b एंड 7a प्लस 5b, ये आ गया 2 बार, 2 बार आ गया, 2 बार आगे हो गया ना, ये ना हो गया फैक्टराइज हो गया ये, ठीक है, डन, समथिंग इनटू समथिंग आ जाएगा। एक और सवाल करना है क्या अपने को, चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। देखो इस सवाल में क्या है, ये सवाल थोड़ा अलग दिख रहा है, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये है सर इस कंसेप्ट पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो आपको कर देना है, एक बार दोनों को जोड़ दोगे और एक बार दोनों को माइनस कर दोगे, लेकिन किसको, नंबर को, नंबर के स्क्वायर को नहीं, तो पहले नंबर को बनाओ। देखो ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, इसको मुझे नजर आ रहा है कि सर ये 5/2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x लगा दो और उसका स्क्वायर कर, देखो ध्यान से देखो, क्या 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का स्क्वायर x पर आ जाएगा, सही है सर। माइनस ये लिखा हुआ है y अपॉन में 3 का स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ दो, यानी 5/2x में एक बार ऐड होगा y अपॉन 3 और वही 5/2x में एक बार माइनस हो जाएगा y अपॉन 3, और ये हो गया आपका आंसर फैक्टराइज। समझे क्या, बड़ा आसान था। और आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए पहला नंबर तो मुझे सर ये a प्लस बी दिख रहा है और ये तो a माइनस बी दिख रहा है, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला तो बड़ा आसान था सर, याद है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का सर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर यानी y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर है 3/2 तो 3/2 का भी स्क्वायर कर दो, तो y का पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। इतना आसान, इसमें भी क्या बोला, प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकालोगे, बड़ा आसान था सर, बड़ा आसान है। इसमें सर क्या करोगे, इसमें देखो क्या करना, इसमें लिख देना 100 माइनस 4, सॉरी 100 प्लस 4 कर दो, डन, 104। अब फिर लिखो 100 माइनस 4, 96 आ गया, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो वही फॉर्मूला है, बिल्कुल वही है, यानी इसका आंसर आ जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर वुड बी 10,000 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 10,000 में से 16 को नंबर घटा दीजिए और अपना आंसर पाइए, समझे, बड़ा आसान। और आगे बढ़े सर, और आगे बढ़ते हैं सर, आप बड़ा आसान बोल के सर कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो आप, बट देखो यार इतना साल भर तुमने पढ़ाई करी, कुछ तो पढ़ाई होगा, इतना मुश्किल थोड़ी होता है। अब अगले में फिर से अगर आप आइडेंटिटी सवाल को देखो, ये साथ दिख रहा है 3 का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, तो फटाफट से बिना किसी देरी के अपन लिखेंगे सर 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, ये इसको मैंने कर दिया सर 3x का स्क्वायर और इसको मैंने कर दिया सर यहाँ पे y का स्क्वायर, तो बीच में a स्क्वायर b स्क्वायर, तो बीच में 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 3x और b की जगह आ जाएगा y। अब जरा चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, x का स्क्वायर सही है, y का स्क्वायर आगे सही है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू x 6x इंटू y 6x, ये भी सही है, मतलब बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लिख देना, और यहां से आपको मालूम पड़ेगा सर ये हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3x प्लस y को लिखेंगे अपन 2 दफा, कितनी दफा लिखेंगे, 2 दफा लिख देंगे, तो 3x प्लस y, डन, ऑल सेट, क्लियर है अपना आंसर। एक और सवाल कर लें, चलो एक और सवाल करते हैं।
अगला सवाल दे रखा है 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। क्या करोगे सर, एक काम करो, दो ये 2y का स्क्वायर दिख रहा है मुझे और ये आखिरी में दिख रहा है 1 का स्क्वायर, बीच में 2a भी होना चाहिए, वो भी माइनस में, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह पे लिखूंगा 2y और बी की जगह पे लिखूंगा 1। चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 इंटू y 4y आ गया, मतलब सही है। तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस, क्योंकि माइनस 2a भी इसलिए माइनस आ जाएगा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, 2 बार आ गए। डन सर। अब आगे आएंगे कुछ महारथी सवाल, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें मैंने कुछ आइडेंटिटीज और जोड़ दिए। पिछली बार आपने जब पढ़ा था तो हमने सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही पढ़ा था। अब यहाँ पे ये दो आइडेंटिटी जुड़ गई, देखो कौन कौन सी, 3 जुड़ गई, एक ये वाली और 2 ये वाली, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये नए ऐड हुए, इसको जरा ऐड कर लेना डिक्शनरी में अपने, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें 3 है, ए बी सी, एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वहां पे 2a भी था तो यहाँ पे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा। इस तरीके से करना है। बात समझ में आ गई क्या सभी को? चलो अब आगे बढ़े अपन, सीधे सवाल करते हैं। तो क्या बोला गया है सर, आपको बोला है कि आप एक काम कीजिए, इसको एक्सपैंड कर दो। तो सर फॉर्मूला क्या था, 3a प्लस 4b प्लस 5c और इसका होल स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर कर दूंगा, तो 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, है ना, सबका स्क्वायर करते जाओ, प्लस 5c का स्क्वायर। फिर क्या आता है 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा 3a और b की जगह पे क्या आ जाएगा 4b, ये हो गया। फिर क्या आता है 2ab फिर 2bc, ab bc, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा सर 4b और c की जगह पे क्या आ जाएगा सर 5c, प्लस 2, याद है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, z और ये आ जाएगा आपका, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 5c और इनटू कर देना आपको 3a, आपका काम खत्म। अब सॉल्व करो, तो भाई साहब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इज 25c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24ab, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 40bc प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो ये आ जाएगा 30ac, ये आपका आंसर है। एक्सपैंडेड फॉर्म ब्रो, एक्सपैंडेड फॉर्म है ये, ऐसे एक्सपैंड करना है, समझे? चलो और आगे बढ़ते हैं। सर इसको फैक्टराइज करके बताओ। अब ये ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, अब आप इसको नॉर्मल करके देखो, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सा नंबर किस किस का स्क्वायर है। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz। ध्यान पूर्वक देखते रहे। 2 किसका स्क्वायर था, मुझे सर 2 किसी का स्क्वायर, एक काम करो रूट 2 का स्क्वायर कर दो, तो रूट 2x लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया, डन। y तो y का ही स्क्वायर होता है सर। 8 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 होता है 2 रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 रूट 2 z का स्क्वायर। यहां से मिल गया अपने को a b और c। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो प्लस 2ab है, तो ये माइनस क्यों लगा हुआ है, कुछ कारण होगा, देखते हैं क्या कारण है। मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने 2, फिर क्या आता है सर ए बी आता है, तो 2 के बाद a कितना है रूट 2 है, रूट 2x और b कितना है, b दे रखा है आपको y, सब सही है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे y नेगेटिव होता तो y तो यहाँ पे भी है, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आता, मतलब y नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या है x नेगेटिव है तभी यहाँ पे नेगेटिव नंबर आया, मतलब ये जो आपका रूट 2x है ना, ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 2x, क्या हो जाएगा माइनस रूट 2x, यहां पे लगाना पड़ेगा आपको माइनस, समझे, माइनस हो जाएगा ये। क्लियर मेरी बात? यहां पे भी आपको लगाना होगा, इसमें भी माइनस रूट 2x, तो यहाँ पे लगा दो एक हल्का सा माइनस, मिटा दू क्या, फिर से लिख देता हूं, चलो। आपको ऐसे डिसाइड करना होगा माइनस रूट 2x और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा 2ab, फिर क्या आता है प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी की जगह पे आ जाएगा आपका y और c की जगह पे आ जाएगा 2 रूट 2z। अच्छा फिर क्या आएगा सर 2ca, तो 2 लगा दिया, c की जगह पे आ जाएगा ये लास्ट वाला नंबर, तो 2 रूट 2z और a की जगह पे क्या आ जाएगा सर, a की जगह पे आ जाएगा माइनस रूट 2x। अब जरा चेक करके देखो, देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 आ रहा है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा यहाँ पे,
y का स्क्वायर y स्क्वायर 2√2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, z का स्क्वायर 2 इंटू √2, तो कितना हो जाएगा 2√2, वो भी माइनस में x और y, देखो x y आ गया, फिर 2 इंटू 2 4 और फिर √2 आ जाएगा, देखो 4√2 y और इसका z yz आ गया। यहाँ पे अगेन क्योंकि ये माइनस में तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिख रहा है 2 2 जा 4 और 4 यहाँ पे √2 कितना हो जाएगा 2, दिख रहा है √2 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 8 x और z आंसर। तो लिखना बाय यूजिंग द आइडेंटिटी जो हमने यहाँ लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और उसका अपन लिख देंगे कि ये लिखा हुआ है माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कहने का मतलब हो गया कि माइनस 2√2, स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर आ जाएगा आपके पास 2 बार। चलो सेलेक्ट कर लो, मैं बार बार लिखेगा कौन, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास 2 बार। डन। चलो इसके स्क्वायर का मतलब हो गया नंबर 2 बार आ गया, हो गया आपका आंसर, फैक्टराइज हो गया, यही आपका आंसर आएगा। और आगे बढ़ेगा कुछ और था, राइट द फॉर्मूला, अच्छा राइट द फॉर्मूला क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग लिखा, फॉर्मूला नहीं सॉरी, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, याद है क्या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, नहीं याद है लिख दूं, देखो a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये होता है। इसका एक और फॉर्म होता है, कुछ लोग यहाँ पे ना 3ab को कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3ab को आप कॉमन लेंगे ये कुछ ऐसा हो जाता है a क्यूब, 3ab बाहर आ जाएगा दोनों में से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और आखिरी में आ जाएगा b का क्यूब, ठीक है। तो बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब को साथ में लिख देंगे और इनको पीछे हटा देंगे, तो प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, अलग अलग तरीके है, ठीक है। तो आपको तो एक्सपैंड करना है तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, तो यही काम करते हैं, पहला वाला पिक कर लेते हैं, ठीक है, पहला पिक कर लेते हैं। जब पहला पिक करेंगे तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास 3/2 से, तो 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो पहले a का क्यूब यानी 3/2x का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 3/2x का स्क्वायर, फिर क्या है b मतलब 1 प्लस 3 a की जगह पे लिख दो 3/2x प्लस b का इंटू b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और आखिरी में प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब देखो क्या क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा कितना जाएगा 27 और अपॉन में 2 का स्क्वायर आएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखो 3 3 जा 9 और नीचे क्या है 2, तो 9/2x और 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरी में कर देंगे 1 का क्यूब आ गया 1, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, इनका क्यूब निकाला हमने, इनका क्यूब निकाल दिया हमने, डन। और आगे बढ़े अपन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। सर ये वाला कैसे निकालोगे, तो ये वाला भी देखो बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, इसके अलावा करना है 100 माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 100 माइनस 1 तो 19 होता है। सर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बड़ा आसान है, वो भी क्या है, a माइनस बी का अगर होल क्यूब निकालना है तो सबसे पहले आप करोगे a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ये होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पर रख दो। तो पहले आएगा a का क्यूब यानी 100 का क्यूब कर देंगे अपन, 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू b की जगह पे आ जाएगा आपका 1 प्लस 3 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 100 और b की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब चेक करो तो 100 का क्यूब कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो आ जाएंगे, माइनस 100 का स्क्वायर कितना होता है 1000, 10,000 और 10,000 इंटू 3 कर लो कितना आ जाएगा 30,000 और इंटू 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे 30,000 आ जाएगा 30,000 प्लस 3 इंटू 100 300 और इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 300 इंटू 1 तो 300 ही होता है, अब माइनस 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लो आप, तो ये आपके पास इतने सारे नंबर दे रखे हैं, आपको सबको जोड़ना घटाना होगा, जोड़ घटा के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं जोड़ता नहीं बैठूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट इज, हमारे पास और सवाल था क्या इसमें, और था 100, ये 102 भी है, 102 वाला सवाल खुद से करें आप, ठीक है, अटेम्प्ट करें। क्या करना है आपको देना 100 प्लस 2 का क्यूब, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले आप कर दोगे यहाँ पे 100 का क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा आपका 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पे आ जाएगा 100 और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और आखिरी में आएगा b का क्यूब, यानी ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 3 10,000 का है ना, याद है 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 इंटू 30,000 और 30,000 इंटू 2 60,000, ये हो जाएगा आपका 60,000।
300 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 3 1200 हो जाएगा, ये 1200 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। सबको जोड़ देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। डन सर। अगला सवाल, अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन, ठीक है। अब आपको ये ऑलरेडी क्यूब निकाल के दिया है, आपको नॉर्मल करना है। कैसे नॉर्मल हो पाएगा, ये देखो ध्यान से कैसे करोगे आप नॉर्मल। तो 8a का क्यूब मुझे सामने दिख रहा है सर, ये 2a का क्यूब लिखा हुआ है और ये जो है b का क्यूब लिखा हुआ है, बीच में आएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर और b की जगह पे b लिख दिया मैंने। फिर कहता है 3ab स्क्वायर, तो a की जगह पे 2a और b के स्क्वायर पे b का स्क्वायर कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो क्या मेरा आंसर सही आ रहा है, एक बार मैच करते हैं। तो 2 का क्यूब 8, b का क्यूब b क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर भी आ रहा है। 3 2 जा 6, 6a और b का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। मतलब ये बन जाएगा आपके पास 2a प्लस b का होल क्यूब, और होल क्यूब का मतलब क्या हो गया कि 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, टोटल आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स। हो गया फैक्टराइज। इतने आसानी से फैक्टराइज करते चलो पर आगे बढ़ते चलो। अब ये आ गया सर माइनस में, बड़ा भयंकर दिख रहा है, कैसे करोगे? बड़ा आसान, उतना ही आसान भी है। दिख रहा है साफ साफ ये 3p का क्यूब लिखा हुआ है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और p का क्यूब p का क्यूब p क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब होता 216, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस b क्यूब। यहां तक समझ आ गया? फिर याद है माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर और इंटू b, b की जगह क्या आ जाएगा 1/6। आगे बढ़ते हैं। प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह पे आ जाएगा 3p और फिर क्या है b का स्क्वायर, और b कितना 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखते रहना। देखो 3 का स्क्वायर 27, p क्यूब आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 200 क्यूब, 6 का क्यूब 216 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। अच्छा एक और काटा पीटी करेंगे ना अपन, देखो ध्यान से कैसे काटेंगे। ये देखो 3 1 जा और 3 2 जा, समझ आ गया? तो 3 का स्क्वायर 9, 9p स्क्वायर अपॉन में 2, तो 9p स्क्वायर अपॉन में 2, 9p स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आया आंसर। यहां देखो यहां क्या होगा, तो तुम 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 36, तो 36 और ये 3 जा 9, तो 9 4 जा 36 नीचे आ जाएगा 4, तो p स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो p का देखो खाली p आएगा ना, p आएगा, p का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं ना, यहाँ पे आ जाएगा p इंटू, दिख रहा है ये 4 आ जाएगा नीचे, तो p अपॉन में 4, p डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। डन। सो 1 इंटू p डिवाइड बाई 4, तो p इंटू 1 डिवाइड बाई 4 आ गया आंसर, फाइनल आंसर आ गया। मतलब ये बैठ रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब होल क्यूब कहने का मतलब ये है कि सर ये नंबर आएगा कितनी बार, 3 बार, तो इसको अपन 3 बार लिख देंगे, ठीक है, ऐसा फटाफट करके ये आ गया बस 3 बार। डन। a माइनस बी का होल क्यूब हो गया फैक्टराइज। और आगे 35, वेरीफाई करना है आपको कि ये चीज सही है। कैसे वेरीफाई करोगे? तो आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं सर। क्या करना है उसके लिए आपको, आप एक काम कीजिए, किसी भी एक साइड को उठा के इसक्यूब कर देता। हमने काम किया x क्यूब प्लस वाई क्यूब को इक्वल करना ना, तो हमने यहाँ पे आरएचएस उठाया, राइट हैंड साइड को उठाया, सॉल्व किया हमने x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करना था। इसको इसके इक्वल ला दूं या फिर इसको इक्वल, तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आता हूं, देखते हैं वेरीफाई हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो हमने x को मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर x इंटू एक्स वाई किया तो कितना आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर और y आ जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x y का स्क्वायर। डन। अब आगे इसकी बारी, अब इसकी बारी सर, ये कैसे करोगे? ये बड़ा आसान है, y इंटू ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया x का स्क्वायर और y, फिर y ये देखो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, x तो वही रहेगा लेकिन y का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो y का क्यूब आ जाएगा। अब अगर ध्यान से मैं सॉल्व करने बैठूं तो बेहतर से ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देखो दोनों कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कट जाएगा, क्या बचा लास्ट में हमारे पास एक्स का क्यूब और प्लस आ जाएगा वाई का क्यूब। बड़ा आसान था। अब इसी तरीके से आपको वेरीफाई करके बताना है कि एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, अब ये इज इक्वल टू आप एलएचएस लिख सकते हैं, तो हो गया वेरीफाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बताना है ना, इसको वेरीफाई करना, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ये जरा वेरीफाई करो और अपना आंसर चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डन। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है सर, होमवर्क वाला सवाल। अब इसको फैक्टराइज करके बताओ। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो भाई साहब अभी मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया कि एक्स का क्यूब है ना,
क्या पढ़ा था हमने, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यही करते जाओ। तो पहले x प्लस वाई कर दो, ये किसका क्यूब है, देखो ये लिखा हुआ है 3y का क्यूब ए क्यूब प्लस 5z का क्यूब, समझे, मतलब ये x है और ये आपका y है। तो एक बार दोनों को जोड़ना है, तो 3y प्लस 5z हो गया, दोनों को जोड़ दिए। फिर करना है x का स्क्वायर, यानी कर देना है 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कर दिया, माइनस x इंटू वाई, यानी 3y की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 5z से, डन। 3y की मल्टीप्लाई करनी है 5z से, फिर प्लस किसको करना, y का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, तो 5z का स्क्वायर, डन। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको भी अपन ऐसे कर लेते हैं, डन। अब देखो तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 5z, एक हो गया फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ये रहा 9y स्क्वायर, 3 5 15yz, 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। देखो समथिंग इंटू समथिंग आ गए इसके फैक्टर्स। तो ये इसके फैक्टर से और फैक्टर निकालने का ये तरीका होता है जो हमें बहुत अच्छे से आता है। अब हम आगे बढ़ते बढ़ते आ गए 37वें स्लाइड पर, और टोटल स्लाइड है हमारे पास 42, तो बहुत ही कम स्लाइड बचे हुए हैं हमारे पास। इसका क्या करोगे सर, अरे बीच में प्लस का साइन तो लगाया नहीं मैंने, यहाँ आएगा प्लस का साइन है ना, ध्यान रखना प्लस का साइन आएगा। तो अगेन लिखा हुआ है सर ये 3x का क्यूब है, और सर ये लिखा हुआ है y का क्यूब है, डन। और अच्छा यहाँ के लिए तो एक नया फॉर्मूला ऐड होगा भाई, ये तो बड़े काम की चीज है, ये थोड़े बाद में आना चाहिए था, फॉर्मूला वाला का सीट कहा गया, अच्छा इसके बाद है ना, ये एक्चुअल में पहले होना चाहिए था और क्वेश्चन इसके बाद होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये आपको याद हो तो पहली बार में मैंने आपको ये 4 फॉर्मूले याद करवाए थे, कह देते मैंने करने के लिए, ठीक है। दूसरी बार में आपको ये 3 फॉर्मूला कहा था, तीसरी बार में सिर्फ ये एक फॉर्मूला है लास्ट, याद कर लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सब बहुत हाली बोल दिए, बहुत जल्दी बोल दिया, अरे प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ सवाल करते हैं। तो यहाँ पे x, ये क्वेश्चन अपने पास, तो 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। तो एज पर द फॉर्मूला मुझे साफ साफ नजर आना चाहिए कि सर ये लिखा है 3x का क्यूब, ये लिखा हुआ है y का क्यूब, और ये लिखा हुआ है z का क्यूब, माइनस 3x की जगह पे क्या आ जाएगा सर 3x, y की जगह क्या आ जाएगा सर सिर्फ y, और z की जगह क्या आ जाएगा सर सिर्फ z। तो यहां से मालूम पड़ा कि ये x की वैल्यू, ये y और ये z की वैल्यू। सबसे पहले फॉर्मूला क्या आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, सबको जोड़ दो, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। अगले पार्ट में क्या होता है फॉर्मूला में, देखो सबको जोड़ने के बाद फॉर्मूला क्या कहता है, सबको जोड़ने के बाद सबका स्क्वायर करो, और फिर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड कर दो, तो पहले सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3x का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 3x का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, डन। फिर माइनस एक्स वाई, तो 3x इंटू क्या कर देंगे y, फिर क्या आता है, फिर आएगा आपका माइनस वाई जेड, तो y इंटू जेड, फिर क्या आएगा zx, तो z इंटू x यानी पहला टर्म दिया जा रखा है 3x, और ये पार्ट कंप्लीट। अब इससे और जब आगे बढ़ोगे आप फैक्टराइज करोगे ना, तो फैक्टराइज करोगे 2 पार्ट में आएगा समथिंग इंटू समथिंग, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड, पहला पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज 9x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर करोगे ना, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू 3zx। सो ये आपका पोर्शन जो है यहाँ पे पूरा होता है। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। देखो आ गया समथिंग इंटू समथिंग, याद है सबसे पहले समझाया था मैंने फैक्टराइज में कि फैक्टराइज का मतलब होता है चीजों को तोड़ना। जैसे 15 को लिखा 3 इंटू 5, 21 को लिखा 3 इंटू 7, तो इस नंबर को मैंने लिखा समथिंग इंटू समथिंग, तो हो गया फैक्टराइज, समझे। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। कौन सा रिजल्ट होता है ध्यान समझना। इसमें आगे पहले तो और बढ़ते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, वो रिजल्ट यहाँ समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आता है कि आपको इसमें समझाया जाता है। चलो उसको थोड़ा आगे देखते हैं, पहले ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना तो बड़ा आसान है। कैसे वेरीफाई करोगे आप, बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं।
आपको याद होगा, इसको वेरीफाई करना तो अपन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, फॉर्मूला लिख देते हैं। हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड अब माइनस जेड एक्स, ये होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें प्लस टू माइनस टू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपका एलएचएस, स्टार्ट किया मैंने एलएचएस से, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। सो LHS इज इक्वल टू, अब ये स्टार्ट किया, अब यहाँ पे बनाएगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो मैं इसकी जगह पे ये लिख देता हूं और अब मैं इसको वेरीफाई करके ये बना दूंगा, समझे। तो अपन जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड तो लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड तो लिखा हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। जरा ध्यान समझना क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सर ये कैसे करोगे आप, एक काम करो, देखो हल्का सा इधर कर देते हैं, इधर लेके आ जाओ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, डन। और बाकी सब सेम टू सेम मैंने कर दिया। तो सेम टू सेम करने के लिए जो हमने ऊपर लिखा है उस चीज को मैं नीचे छाप देता हूं, डन। ये भी आ गया आपके पास। तो सारी चीजों को यहां से हटाने के बाद नाउ वी कैन गो आगे, है ना। अब अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे, वी विल गो आगे, हम आगे जाएंगे। तो क्या करना है आपको, जो ऊपर वाला 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट में बाहर जब 2 मल्टीप्लाई तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैसे का वैसा बरकरार रहेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये ऐसे हो गया। अब अगर और गौर फरमाएं तो भक्तजन यहाँ पे ध्यान दें, सभी यात्रीगण यहाँ ध्यान दें। 2x स्क्वायर का मतलब हो गया कि x स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 2y स्क्वायर का मतलब हो गया कि y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 बार आ जाएगा। और z स्क्वायर मतलब क्या आ गया कि z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब बाकी सबको माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। और ध्यान से देखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy अगर मैं कर दूं तो इससे क्या बनता है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बनेगा इससे, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। अरे सर ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, एग्जैक्टली वही बनेगा। अब दोबारा देखो, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब लास्ट में देखो, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2zx, ये हो जाएगा आपका x माइनस जेड का होल स्क्वायर। एफ जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लो, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और देखो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, यानी अपन यहां से लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर एच, आ गया इक्वल। समझ गया मेरी बात, ये आपका तरीका हो गया। एलएचएस से स्टार्ट किया, आरएचएस पे बना के खत्म कर दिया, हो गया अपना काम खत्म। अब आपका ये वाला क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि सर x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब कंडीशन क्या बताई जाती है, यहां पर आपको बोला जाता है कि if, मान लो थोड़ी देर के लिए, if x प्लस वाई प्लस जेड इनको जोड़ने पे 0 आ जाए, तो मतलब ये कि सर यहां पे मुझे क्या रख देना होगा 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 इंटू एनी लफड़ा, आंसर क्या आता है 0 आता है। इसका मतलब सर कि अगर x y और z तीनों को जोड़कर 0 हुआ तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz इनकी जो वैल्यू है सर वो 0 आ जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि 0 इंटू मल्टीप्लाई सब 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस 3xyz को आप यहां लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3xyz। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कि अगर तीनों नंबर को जोड़ने पे 0 आ जाए तो उस केस में इनका जो क्यूब होगा वो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल आएगा। अब यहां ध्यान दो, देखो 7 प्लस 5 12 और माइनस 12 देखो 0 आ रहा है, जोड़ने पे 0 आ गया,
मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3 इंटू पहला नंबर इंटू 7 इंटू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखो 12 5 जा 60 और 6 7 जा 42 और 42 इंटू 3 कर लो, ठीक है। तो 42 इंटू जब आप 3 करोगे तो ये आ जाएगा 42 माइनस में और इंटू 3 कर दिया आपने। वैसे देखो 6 5 12 जा 60 होगा, 60 इंटू 7 करोगे तो ये 420 हो जाएगा। अब आपका आंसर जाएगा 3032 जा 6 और 3 4 जा 12, तो 1260 हो गई माइनस में, तो -1260 ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको आंसर निकालना। डन सर, आसान है, ये कंसेप्ट मत भूलना। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आती है। अगर ऐसा नंबर को जोड़ने पे 0 आ रहा हो और क्यूब निकालना हो, डायरेक्टली 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर दो, आंसर आ जाएगा, फटाक से आएगा। आखिरी सवाल, ठीक है। अच्छा आखिरी में भी यही है क्या? ये रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये वाला पार्ट अपन करेंगे यहाँ पे कैंसिल। सो इसी के साथ में अपन आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप इसे एंड तक कंप्लीट करते हैं तो। डन सर, तो मैंने आपका ये कॉलम का इसे भी खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हमारा समय बहुत कम है, इसलिए अपन ऐसा करेंगे चैप्टर नंबर 3 4, इसे बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, 3 4 और 5 है ना, मैं ये सारे सारे एक ही साथ इन्वॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें चैप्टर 3 4 5 साथ में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और हमारे पास टाइम कम है। मैं हर एक दिन का वेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर उतना वेट करेंगे तो मैं आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कवर कर ही नहीं पाऊंगा, समझ गए आपको। तो चलिए इसी के साथ में अपन आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए बाय।